हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गुरुजी स्टडी प्लान यूट्यूब चैनल पर। आज की ये वीडियो हमारी आने वाली है भारतीय संविधान के ऊपर, जिसके 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को इसमें कवर किया जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, पिछले कुछ समय से हमारी वीडियो रेगुलर बेसिस पर नहीं आ पा रही थी। कुछ टाइम बाउंडेशन की वजह से हम वीडियो रेगुलर अपलोड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और हम आगे से पूरी कोशिश हमारी रहेगी, प्रयास रहेगा कि आपको रेगुलर बेसिस पर वीडियो मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो देखिए, संविधान के ऊपर क्वेश्चन है और इसमें एकल नागरिकता की जो अवधारणा हमारे संविधान में ली गई है वो किस देश से ली गई है? इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से या फ्रांस से? तो देखिए फ्रेंड्स, यह लिया गया है इंग्लैंड से। ऑप्शन है, इंग्लैंड में एकल नागरिकता का प्रावधान है और वहां से ही हमारे संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई है। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो देखिए, मत देने का अधिकार हो, या चुनाव लड़ने का अधिकार हो, या सरकार के अधिशासित निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार हो, यह तीनों ही आपके राजनीतिक अधिकार हैं। लेकिन जीवन का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार नहीं है, एक मौलिक अधिकार है जिसको किसी भी दशा में, किसी भी तरह के आपातकाल में खत्म या प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। तो जीवन का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। संविधान की उद्देशिका, जिसको प्रस्तावना भी कहा जाता है, का संशोधन कितनी बार किया गया था? तो देखिए, अब तक हाल ही में 3 बार, सॉरी फ्रेंड्स, असल में यहाँ होगा 1 बार। ऑप्शन सी, 1 बार ही संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है। और वो कब किया गया फ्रेंड्स? 1976 में। 1976 में ही संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है। निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? तो देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को ही अधिकारिता के अधीन जो आता है वह आता है मूल अधिकारों का संरक्षण। अगर किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों ही उसको संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? न्यायिक आदेश, या कहें कि भारतीय संविधान में कितनी प्रकार की रिटें हैं जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, वो कितनी प्रकार की रिटें जारी कर सकता है? तो टोटल 5 प्रकार की रिटें जारी करते हैं। तो ऑप्शन ए 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो फ्रेंड्स, बात करें प्रारंभ की, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए, तो ध्यान रखिएगा, प्रारंभ में जो मौलिक अधिकार थे उनकी संख्या थी 7। ऑप्शन बी 7 प्रारंभ में थे। लेकिन 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा, कौन से द्वारा फ्रेंड्स? 1978 में संविधान संशोधन हुआ था 44वें नंबर का। उसके द्वारा हमारा एक संपत्ति के अधिकार को, जो कि 7वां मौलिक अधिकार था, उसको खत्म करके उसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। और उसको कहाँ जोड़ दिया गया फ्रेंड्स? आर्टिकल 300 के में या 300 ए में इसको रखा गया है। जो हमारा 7वां मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, उसको आर्टिकल 300 ए में जोड़ दिया गया। और इस प्रकार अगर वर्तमान में पूछे जाए तो वर्तमान में फ्रेंड्स 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 7। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। तो देखिए, शासन की एकात्मक जो पद्धति होती है तो उसका सबसे बड़ा लाभ जो होता है वो होता है राज्यों का दृढ़ होना। ऑप्शन बी दृढ़ राज्य होना शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? तो देखिए, कौन से जो अधिकार है ये मौलिक अधिकार में नहीं आता है। तो देखिए, समता का अधिकार मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार भी है, संपत्ति का नहीं है और शोषण का है। संपत्ति का मैंने आपको भी बताया, ये मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसको मौलिक अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार या विधायी अधिकार बना दिया गया। तो ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो दोहरी नागरिकता होती है वो संघीय सरकार की विशेषता होती है। ऑप्शन बी संघीय सरकार की। और देखिए, दोहरी नागरिकता की बात करें तो ये कहाँ, किस देश में है? तो देखिए, अमेरिका में, यूएसए में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। क्योंकि वहाँ पर क्यों प्रावधान है फ्रेंड्स? देखिए, जैसे अपने यहाँ भारत में राज्य हैं तो आप एक राज्य दूसरे राज्य में बिना किसी पासपोर्ट या वीजा के जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एकल नागरिकता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में अगर आपको एक प्रांत से दूसरे प्रांत या स्टेट में जाना है तो आपके पास वहाँ की वीजा और पासपोर्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि आप दूसरी राज्य में जा रहे हैं, दूसरे प्रांत में जा रहे हैं, इसलिए वहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान रखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संघीय सरकार। निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? तो फ्रेंड देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि किस देश का संविधान अलिखित है।
तो देखिए ये देश है यूके, ऑप्शन बी यूके, अर्थात जिसको कहते हैं यूनाइटेड किंगडम या कहें ब्रिटेन, जिसका अलिखित संविधान है। यहाँ पर संविधान लिखित रूप में नहीं है, बल्कि जहाँ पर राजा वाला सिस्टम चलता है, राजा महाराजा महारानी वाला, और महारानी के द्वारा ही वो संविधान माना जाता है कि ये इनको कंठस्थ रूप में याद है और इनके द्वारा ही जो आदेश दिए जाएंगे उसी आदेशों पर देश कार्य करेगा। तो यहाँ का संविधान अलिखित रूप में है, लिखा नहीं गया उसको अभी तक। तो ऑप्शन बी यूके इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, अपने संविधान में 100 से ज़्यादा संविधान संशोधन हो चुके हैं और इनमें से एक संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। तो वे कौन सा संविधान संशोधन है फ्रेंड्स? तो वह है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि हुआ था 1976 में। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान माना जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको फ्रेंड्स अलग से नोट डाउन कीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, आप मेरे साथ अपनी नोट्स बनाते चलिएगा। जो भी क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट लगते हो या आपको पहली बार पढ़ रहे हो, उन क्वेश्चनों को आप नोट डाउन कीजिएगा। आपके द्वारा बनाए गए नोट्स ही आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? देखिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछा जाए संविधान सभा का अध्यक्ष, तो ध्यान रखिएगा संविधान सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। अगर यही क्वेश्चन पूछता संविधान सभा का जो अध्यक्ष, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर क्या होता आपका? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और भीमराव अम्बेडकर को नहीं लगाना। कई बार फ्रेंड्स, कई बार स्टूडेंट्स को भीमराव अम्बेडकर से जोड़ देते हैं। भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे, ये तो जो ड्राफ्ट कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे। तो ध्यान रखिएगा संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत एक है, तो देखिए भारत एक है क्या? एक तंत्र, राजतंत्र, लोकतंत्र और कुलीन तंत्र। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। भारत एक लोकतंत्र है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कोई राज्य और अधिकारियों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है। कोई राज्य उन अधिकारियों और द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह कथन किसका है? तो देखिए ये कथन कहा गया है लॉस्की द्वारा। ऑप्शन बी लॉस्की। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे बड़े संविधान की बात हो तो अपने देश भारत का नाम आता है, क्योंकि यहाँ का संविधान ही सबसे ज़्यादा बड़ा और सबसे ज़्यादा लचीला है। तो ऑप्शन ए, भारत का संविधान सबसे बड़ा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, भारत हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? तो देखिए संविधान की प्रस्तावना में भारत एक प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में इसको परिभाषित किया गया है या इसको घोषित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, एक प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य भारत एक है, जो कि इसकी प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? देखिए फ्रेंड, वही क्वेश्चन लौट के फिर आ गया। जब पीछे क्वेश्चन क्या था कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कहें या सभापति, एक ही बात है। तो अगर अध्यक्ष पूछते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नाम आता है, लेकिन अगर उसके आगे लगा दे अस्थायी लगा दे, तो ध्यान रखिएगा अस्थायी होंगे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि 9 दिसंबर 1946 को बनाए गए थे। और इनके 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को स्थायी सदस्य अध्यक्ष बना दिए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इन दोनों को आपको ध्यान रखना है और इनमें कंफ्यूजन नहीं होना है। तो अस्थायी थे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? देखिए फ्रेंड, मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के रखे हैं ताकि इन क्वेश्चनों पर आपकी अच्छी पकड़ हो सके और इनमें आप कंफ्यूज ना रहें। तो पीछे मैंने आपको बताया अस्थायी अध्यक्ष, यहाँ पर फिर आ गए स्थायी अध्यक्ष। स्थायी पूछे या स्थायी ना लगा के बिना सिंपल पूछ ले अध्यक्ष, तो भी नाम आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर किया है। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, मूलभूत अधिकारों की बात करें तो मूलभूत अधिकार लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन ए अमेरिका। अगर फ्रेंड्स पूछ लेता मूलभूत कर्तव्य, देखिए मूलभूत कहे या मौलिक कहे एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि मूलभूत अधिकार कहें या मौलिक अधिकार, तो अमेरिका से। और अगर पूछ ले मौलिक कर्तव्य, तो ध्यान रखिएगा मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं सोवियत संघ रूस से। तो दोनों में ही आपको डिफरेंस रखना है या दोनों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं फ्रेंड्स। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना?
तो देखिए फ्रेंड्स, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र तक कब बना था? जिस दिन इसका भारत का संविधान लागू हो गया था। और संविधान लागू कब हुआ था फ्रेंड्स? 26 नवंबर 1949 को भारत संविधान बनके तैयार हो गया था। तो ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949 को भारत एक पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र बना था। और देखिए, इस दिन भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू तो नहीं हुआ था, लेकिन आंशिक रूप से लागू हुआ था। कुछ अनुच्छेद और इसके भाग लागू हो गए थे। तो इसी दिन से ही भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र बन गया था। तो ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो और आपको लग रहा हो कि हमने आपके लिए एक बेहतरीन क्वेश्चनों को कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड कराया है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, साथ साथ जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि हमें चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करते हैं, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हालांकि पीछे कुछ दिनों में हमारी वीडियो नहीं आ पाई है, उसका हमें खेद है, हम आपसे अपना खेद प्रकट करते हैं, लेकिन आगे से हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको रेगुलर बेसिस पर वीडियो मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? तो देखिए, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा है वो पड़ा है भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935 के जो अनुच्छेद और धाराएं थी, उन्हीं को लगभग 70 से 80% से भी अधिक उनको जस का तस अपने संविधान में शामिल कर लिया गया है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा प्रभाव जो माना जाता है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का माना जाता है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, जो लोकतंत्र के आदर्श हैं, उन आदर्शों को हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। प्रस्तावना में ही सभी आदर्शों को समावेशित किया गया है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश फ्रेंड्स को कहते हैं प्रेम्बल। कई फ्रेंड्स इंग्लिश में भी पूछ लेते हैं नाम कई बार, तो उनके बता दूं, प्रेम्बल हमारी प्रस्तावना को इंग्लिश में कहा जाता है। उद्देशिका, देखिए फ्रेंड, हिंदी में कई बार उद्देशिका भी लिखा मिलेगा आपको। मैं ये बता देता हूँ आपको, प्रस्तावना लिखा मिल जाए या उद्देशिका लिखा मिल जाए या प्रेम्बल। इंग्लिश में तो प्रेम्बल हो गया, हिंदी में प्रस्तावना या उद्देशिका एक ही बात है, जिसमें हमारे भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम देख सकते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? तो देखिए, भारत के कल्याणकारी राज्य की बात करें तो राज्य के नीति निधि सिद्धांत, जो कि संविधान के भाग 4 में है। देखिए, यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गए। पहला क्वेश्चन तो ये बन गया कि भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कहाँ कही गई है? तो राज्य के नीति निधि सिद्धांतों में कही गई है। और पूछ ले कि राज्य के नीति निधि सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? तो संविधान के भाग 4 में है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन हमारे कवर हो जाते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? देखिए, पंचायती राज व्यवस्था, जिसके गांधी जी बहुत बड़े पक्षधर थे, तो उसके ये किस संविधान संशोधन द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो ध्यान रखिएगा, 73वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन सी 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और 3 स्तर की, अपने यहाँ किस स्तर की है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को इसके द्वारा एक ढांचा बनाया गया, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली जो है, उसका प्रस्ताव किसने किया था? तो देखिए, इसका प्रस्ताव किया था बलबंत राय मेहता समिति ने। ऑप्शन ए, बलबंत राय मेहता समिति द्वारा ही त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव दिया गया था। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? देखिए फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर किया है, और इसके जैसा एक क्वेश्चन और है, मैंने उसको भी कवर किया, वो आगे आएगा। और देखिए, दोनों में डिफरेंस दिखेगा, और दोनों को डिफरेंस को समझते हुए दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से आप याद रखिएगा, ताकि एग्जाम में हॉल में आपको कोई भी कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो, और आपका एक नंबर भी आपका ना कटे। क्योंकि एग्जाम में एक नंबर आप जानते हैं, एक नंबर की बहुत वैल्यू होती है। एक नंबर से सिलेक्शन रुक जाते हैं, और फ्रेंड्स सिलेक्शन क्या रुक जाते हैं? आपके ड्रीम पूरे होने से रुक जाते हैं। तो इसलिए एक क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो उसको दूर कीजिएगा, और तब उसको अच्छे से याद कीजिएगा। तो देखिए, क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का संसद के 2 सदन कौन से होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा। दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? देखिए, अगर बात हो बुलाने की, तो बुलाता है कौन? हमारे आदरणीय राष्ट्रपति महोदय। ऑप्शन ए, राष्ट्रपति महोदय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को बुलाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा क्वेश्चन आगे मिलेगा, वो मैं आगे समझाऊंगा। इसको लेते हुए, भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस संविधान से ली गई है? तो देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत
जिसमें भारत को लोक एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है और संविधान के भाग 4 में स्थित हैं। ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ध्यान रखिएगा, राज्य के नीति तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से। तो ऑप्शन डी आयरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? तो देखिए, भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न भाग है। ऑप्शन ए संसद। देखिए, संसद के 3 भाग होते हैं। पहला भाग राष्ट्रपति होता है, दूसरा भाग राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। देखिए, 3 भाग में होता है संसद के आपको, पहला राष्ट्रपति महोदय, दूसरी राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? तो देखिए, एकमात्र व्यक्ति रहे हैं, एकमात्र राष्ट्रपति रहे जो कि निर्विरोध चुने गए। तो ये रहे हमारे डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन सी डॉक्टर एन संजीव रेड्डी या नीलम संजीव रेड्डी भारत के एकमात्र राष्ट्रपति रहे जिनको निर्विरोध चुना गया। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन पीछे वाला आ गया जब मैंने आपसे कहा कि ये क्वेश्चन आगे आएगा। पीछे क्वेश्चन था कि भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की को कौन बुलाता है? तो बात हो बुलाने की, तो हमारे भारत के राष्ट्रपति महोदय संयुक्त सत्र को बुलाते हैं। लेकिन जब संयुक्त सत्र आ जाता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो उसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा का अध्यक्ष। ध्यान रखिएगा, लोकसभा का अध्यक्ष, जिसको स्पीकर भी कहा जाता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष ही संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। बुलाने की बात हो तो बुलाएंगे राष्ट्रपति महोदय, लेकिन उसकी जब अध्यक्षता की बात होगी तो लोकसभा का अध्यक्ष ही उन संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करेगा। तो इन दोनों क्वेश्चन में आपको डाउट अपना खत्म कर लेना है और क्वेश्चन बड़े करके याद कर लेना है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? तो देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष ही किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो देखिए 33 न्यायाधीश होते हैं और 33 में एक और जोड़ दें मुख्य न्यायाधीश को, तो कुल मिलाकर 34 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें 33 मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी संख्या होती है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा के अगर अध्यक्ष की बात करें तो उपराष्ट्रपति महोदय ही इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो ऑप्शन ए राज्यसभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है। देखिए फ्रेंड्स, राज्यसभा के सदस्य की बात करें तो 30 वर्ष। ऑप्शन सी 30 वर्ष राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है। और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के लिए होती है 25 वर्ष। अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल की आयु की बात करें तो उनके लिए आयु होती है 35 वर्ष। तो आप इनको ध्यान रखिएगा। पहले वित्त आयोग का गठन 1991 में किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, के.सी. नियोगी। ऑप्शन ए के.सी. नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? तो देखिए फ्रेंड, राष्ट्रीय आपातकाल भारत में अब तक 3 बार लग चुका है। ऑप्शन बी 3 बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? तो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वे 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक वहाँ पर अपना सेवा दे सकते हैं। तो ऑप्शन ए 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपनी सेवा दे सकते हैं। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए फ्रेंड, नीति आयोग जो कि योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है, योजना आयोग बंद करके नीति आयोग बनाया गया। और नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो ऑप्शन सी प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? तो देखिए फ्रेंड, मैंने पीछे आपको बताया कि मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो आपको अगर आप वीडियो पूरी ध्यान से देख रहे हैं तो आप इसका कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा कि मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है, और मैं कमेंट में जरूर देखूंगा और जिन फ्रेंड के आंसर आएंगे उन सभी आंसरों का रिप्लाई भी करूंगा। तो क्वेश्चन ये है कि मूल कर्तव्य को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? तो ध्यान रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन बी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ही भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। और फ्रेंड, आज का लास्ट क्वेश्चन है 40, क्योंकि आज की वीडियो में हम 40 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन में द्वारा लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया का नाम होता है महाभियोग, और अगर उस पर लगाया जाए राष्ट्रपति महोदय पर
तो वो संसद के किस सदन में लगाया जाएगा, किस सदन से शुरुआत होगी, कि उच्च लोकसभा से या राज्यसभा से। तो देखिए फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसका जो प्रस्ताव लाया जाएगा वो प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है, चाहे राज्यसभा द्वारा और चाहे लोकसभा द्वारा ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे आज के टॉप 40 क्वेश्चन। संविधान के ऊपर काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, इनको आप एक बार अगर आपने अच्छे से याद कर लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप एक बार वीडियो और देखिएगा और इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से कंटेस्ट कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और हम अदर्स मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हैं, सोशल प्लेटफॉर्म पर भी हैं, आप इन पर भी हमको फॉलो कीजिएगा। और इस वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जल्दी अपलोड कर दी जाएगी, जहां से आप इस वीडियो की PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।